हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसा कि हम अपने इंडियन पॉलिटी में कवर कर रहे थे भारत के संविधान को, जिसमें हम भारत के संविधान की पृष्ठभूमि को जान रहे थे। और भारत के संविधान की पृष्ठभूमि को मैंने आपको 5 भागों में विभक्त करके बताया, जिसमें सबसे पहला जो भाग था वो था सन 1600 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक, ठीक है। और दूसरा जो भाग था वो था सन 1765 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक, ठीक है। थर्ड जो था वो था 1858 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। फोर्थ था हमारा 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। और जो लास्ट था वो था 1947 से लेकर 1950 ईस्वी तक। तो इन 5 भागों में हमने भारत के संविधान की पृष्ठभूमि को विभाजित करा था, जिसमें सबसे पहला जो हमारा भाग था वो था सन 1600 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक। अब ये जो सन 1600 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक का समयकाल था, इस समयकाल में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। तो इसको मैं लिखता हूं अंग्रेजों का आगमन, ठीक है। तो ये जो 1600 से लेकर 1765 ईस्वी तक का समयकाल रहा था, इसमें भारत में अंग्रेजों का आगमन रहा था। इसी 1600 से लेकर 1765 तक का जो इतिहास है, जो संविधान का इतिहास है, उसे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम 1600 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक का समयकाल, जिसमें होगा अंग्रेजों का भारत में आगमन। तो देखिए 1600 ईस्वी में क्या था, 16वीं शताब्दी जो रही थी वो इंग्लैंड में स्वर्णकाल का समय रहा था। इसी समय इंग्लैंड की जो महारानी रहती है वो रहती है महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ, यानी कि इंग्लैंड में जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था, वो इस महारानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था। इसी समय जो इंग्लैंड के जो साहसिक यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी यात्राएं करना प्रारंभ कर देते हैं। और साथ साथ जो यहाँ के व्यापारी थे वो क्या थे, वो सुख और समृद्ध थे। इसी के साथ साथ वहाँ की जनता भी सुखी थी और समृद्ध थी, इसलिए इस काल को इंग्लैंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो 1600 का जो समयकाल है वो इंग्लैंड का स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। इंग्लैंड का स्वर्णकाल माना जाता है। तो जिस समय महारानी एलिजाबेथ का इंग्लैंड में शासन था, उस समय इंग्लैंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो व्यापारी थे इंग्लैंड के, वो क्या करते हैं, व्यापार के उद्देश्य से एक कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। और अब भारत जो रहा था वो उस समय सोने की चिड़िया रहा था। तो भारत जो था वो दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 भाग उत्पादित करता था। तो दुनिया का जितना भी उत्पादन होता था उसका 1/4 भाग जो उत्पादन होता था वो भारत में उत्पादित होता था। इसलिए जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, जो इंग्लैंड के बिजनेसमैन रहे थे, उन्होंने क्या करा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, ठीक है। तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों का भारत में आगमन शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर समझते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी सन 1600 ईस्वी में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में करी गई, ठीक है। इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना करी गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो कंपनी थी इसकी स्थापना करी गई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में।
इस कंपनी की जो स्थापना करी थी वो दो व्यक्तियों द्वारा करी गई, जिसमें सबसे पहला जो नाम था वो था जॉर्ज वाइट का। सबसे पहला जो नाम था वो था जॉर्ज वाइट, ठीक है, जॉर्ज वाइट का। और दूसरा जो नाम था वो था जॉन का, ठीक है। अब देखिए जॉन नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना करी, इसी कारण इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो जॉन कंपनी कहें या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कहें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो जॉन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ये कंपनी की स्थापना हुई, उस कंपनी की स्थापना क्यों करी गई, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भारत जो था पहले से ही क्या था? मसालों के लिए विख्यात था, और इसी के साथ साथ जो अन्य पूर्वी देश हुआ करते थे वो भी किसी न किसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पूर्वी देशों में व्यापार के लिए, ठीक है। जो इंग्लैंड के पूर्वी देश हैं उन पूर्वी देशों में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी जो स्थापना हुई थी वो महारानी एलिजाबेथ के टाइम पीरियड पर हुई थी, और इसकी स्थापना जो करी गई वो महारानी एलिजाबेथ के राजलेख यानी चार्टर के द्वारा करी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर यानी राजलेख के द्वारा करी गई, इसलिए इसे 1600 ईस्वी का राजलेख भी कहा जाता है, ठीक है। 1600 ईस्वी का राजलेख भी कहा जाता है। तो 1600 ईस्वी के राजलेख के अंतर्गत एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आगे इसके बारे में अन्य जानकारी को समझते हैं। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके प्रबंध की जो समस्त शक्ति होती थी वो एक गवर्नर और उसकी 24 सदस्यीय परिषद में गठित थी। यानी कि इस कंपनी में एक गवर्नर होता था और उसके साथ 24 सदस्यीय परिषद होते थे, ठीक है, जो इसके प्रबंध का कार्य करती थी। अब यही जो गवर्नर थे या 24 सदस्यीय जो परिषद थी उसका जो कार्य होता था वो ऐसे नियम या प्रबंध देखना होता था जिससे कंपनी को सुचारू रूप से चलाया जा सके। साथ ही साथ जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन में रखा जा सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो इस मकसद से करी गई थी ताकि इसके प्रबंध अच्छी से करा जा सके, ठीक है, प्रबंध जो है वो सही तरीके से हो जाए, और कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, ठीक है, जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन में रखा जा सके, ठीक है, प्रशासन में रखा जा सके। तो गवर्नर और 24 सदस्यीय परिषद की जो गठन था वो इस कंपनी के तहत करा गया, जो इसका प्रबंधन का कार्य करती थी, और साथ साथ इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशासन में भी रखने का कार्य कौन करती थी? यही कंपनी रखती थी। अब देखो होता क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1608 ईस्वी में भारत में पहुंचती है, ठीक है। कब पहुंचती है? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंचती है, ठीक है। भारत में जो आगमन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो 1608 ईस्वी में होता है। अब इस समय जब ये कंपनी भारत में प्रवेश करती है तो उस समय जो समयकाल था वो मुगल काल का चल रहा था, यानी मुगल शक्ति उस समय भारत में स्थापित थी, ठीक है। कौन सी? मुगल साम्राज्य स्थापित था भारत में, और मुगल साम्राज्य का जो शासक था उस समय वह था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर।
उस समय जो मुगल साम्राज्य का शासक था वो कौन था? जहांगीर था। तो सर्वप्रथम ये जो कंपनी जब भारत में आती है 1608 ईस्वी में, तो इस 1608 ईस्वी में इस कंपनी के कुछ लोग, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, इस जहांगीर से मिलने आते हैं। ठीक है, जहांगीर के पास आते हैं और जहांगीर से कहते हैं कि हम भारत देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, यानी हम भारत में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना करना चाहते हैं। किसकी स्थापना करना चाहते हैं? व्यापारिक केंद्र की। ठीक है, जहांगीर के पास आकर ये व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने की अनुमति मांगते हैं। सर्वप्रथम जहांगीर क्या करता है? जहांगीर इस अनुमति को ठुकरा देता है, लेकिन बाद में ये अपना प्रॉफिट देखकर इस कंपनी को इजाजत दे देता है कि वो भारत में व्यापार कर सकती है। इसके बाद 1613 ईस्वी में ये जो कंपनी होती है ये क्या करती है? सूरत क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करती है। ठीक है, गुजरात के सूरत में एक कारखाना स्थापित करती है। ठीक है, एक कारखाना स्थापित करती है। ये जो कारखाना स्थापित किया गया ये कपड़ों के लिए करा गया था। ठीक है, कपड़ों के व्यापार के लिए सर्वप्रथम एक कारखाना स्थापित करा गया, और ये जो कारखाना स्थापित करा गया था ये किसकी अनुमति से करा गया था? ये जहांगीर की अनुमति से करा गया था। तो सर्वप्रथम जहांगीर की अनुमति से कंपनी एक कारखाने को स्थापित करती है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना के बाद अन्य नगरों में भी कहां कहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करे। तो देखिए, सूरत में जब इसने व्यापारिक केंद्र स्थापित करा, सूरत में गुजरात में अपना सबसे पहला इसने व्यापारिक केंद्र स्थापित करा। इसी के बाद इसने कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में 3 अन्य क्षेत्रों में कारखाना स्थापित करा। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। नगर कहा जाता था। ठीक है, तो एक प्रेसिडेंसी नगर की स्थापना करी गई जिसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास होते थे। ये जो स्थापना करी गई ये सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र सूरत के बाद इसकी स्थापना करी थी, जो कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। यानी सूरत में औद्योगिक कारखाना स्थापित करने के बाद जो कंपनी थी उसने कलकत्ता, बंबई और मद्रास में भी अपने कारखाने स्थापित करे, और यही कारखाने क्या कहलाते थे, या यह 3 शहर क्या कहलाते थे? प्रेसिडेंसी नगर कहलाते थे। और इनके प्रशासन की जो समस्त शक्ति हुआ करती थी वो किसके पास हुआ करती थी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चात हम समझते हैं 1726 ईस्वी के राजलेख को। देखिए, 1726 ईस्वी का जो राजलेख पारित हुआ था वो 24 सितंबर 1726 ईस्वी को पारित किया गया। 24 सितंबर 1726 ईस्वी को, ठीक है, 24 सितंबर 1726 ईस्वी को एक राजलेख पारित किया गया जिसे 1726 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। अब इस राजलेख के अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी नगर थे जिनमें कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी नगर के जो गवर्नर और उसकी 24 सदस्यीय परिषद थी उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास जो कि प्रेसिडेंसी नगर कहलाते थे, इनके जो गवर्नर होते थे, जो गवर्नर थे और इनकी 24 सदस्यीय जो परिषद थी, ठीक है, जो 24 सदस्यीय परिषद थी, इस गवर्नर और 24 सदस्यीय परिषद को कानून या फिर नियम बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, कानून या फिर नियम बनाने का अधिकार दिया गया।
तो 1726 ईस्वी के राजलेख क्या था, उसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी नगर थे उनके गवर्नर और उसकी 24 सदस्यीय परिषद को एक शक्ति प्रदान करी गई, जिसके अंतर्गत वो विधि बना सकते थे, कानून बना सकते थे। और ये कानून किसके लिए बनाए जाते थे, ये कानून जो बनाए जाते थे वो कंपनी के लिए बनाए जाते थे, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अब देखिए, अभी तक जो ये कानून थे उसे बनाने का जो हक था, जो बनाने का अधिकार प्राप्त था, वो इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड को होता था। तो इंग्लैंड में स्थित एक निदेशक बोर्ड हुआ करता था, निदेशक बोर्ड हुआ करता था, जिसका अधिकार यह था कि वो ऐसे कानून बनाएगा जिसे लागू करा जाएगा कंपनी के ऊपर। लेकिन 1726 ईस्वी के राजलेख ने क्या करा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास के गवर्नर को ये शक्ति प्रदान करी गई। अब देखिए, पहले होता क्या था, जो ये निदेशक बोर्ड था, ये निदेशक बोर्ड इंग्लैंड में बैठता था और इस निदेशक बोर्ड के जो व्यक्ति होते थे वो भारत की परिस्थितियों से अनभिज्ञ होते थे, यानी वो भारत की जनता से अनभिज्ञ होते थे, कंपनी के जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे अनभिज्ञ होते थे। इसी प्रकार जब वे ऐसे नियम लागू करते थे या नियम बनाते थे तो वो कहीं ना कहीं नियम फेल हो जाते थे। इसीलिए जो गवर्नर थे और उसकी 24 सदस्यीय परिषद थी, उसको ये अधिकार दिया गया कि वो क्या करे, कानून बनाए और नियम बनाए। ठीक है, तो 1726 ईस्वी का राजलेख यह था। इसके पश्चात होता क्या है, एक प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध को समझते हैं। तो प्लासी का युद्ध क्या था, देखिए, सन 1757 ईस्वी में, जो सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब के बीच एक युद्ध होता है। बंगाल के नवाब के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। और उस समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था, सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये बनती है, क्वेश्चन ये आता है कि प्लासी का युद्ध हुआ क्यों था। देखिए, प्लासी के युद्ध से ठीक एक साल पहले 20 जून 1756 ईस्वी में एक घटना घटित होती है जिसे हम कहते हैं कालकोठरी घटना। कालकोठरी घटना। ठीक है, और ये जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी में। तो 20 जून 1756 ईस्वी में क्या होता है, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था वो क्या करता है, 146 व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। इन 146 व्यक्तियों में कुछ अंग्रेजी महिलाएं, कुछ व्यक्ति तथा कुछ बच्चे भी मौजूद थे। तो प्लासी के युद्ध से ठीक पहले कालकोठरी घटना घटती है और इस कालकोठरी घटना में 146 लोगों को सिराजुद्दौला क्या कर देता है, एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। जब 3 दिन के पश्चात उन सभी व्यक्तियों को भूखे प्यासे निकाला जाता है तो उसमें सिर्फ 23 लोग जीवित बचते हैं। ठीक है, कितने लोग, 23 लोग क्या बचते हैं, जीवित बचते हैं। इसी घटना को कालकोठरी घटना कहा जाता है। अब यही कालकोठरी घटना में अंग्रेजों की जो 146 लोग थे, उन 146 लोगों में सारे के सारे अंग्रेज शामिल थे। तो अंग्रेज सरकार या फिर कंपनी क्या करती है, ठीक इसी कालकोठरी घटना का बदला लेने के लिए एक साल के पश्चात 23 जून 1757 ईस्वी में एक युद्ध करती है जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जो कि कहाँ का, बंगाल का नवाब था। और ये जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों की तरफ से जो इसमें युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध को लड़ा था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव।
तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या करा था, अंग्रेजों के द्वारा इस युद्ध को लड़ा था या अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध को लड़ा था। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात ये जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और इसी के पश्चात जो बंगाल का असल में नवाब बन बैठा है वो अंग्रेज सरकार बन बैठी थी, यानी कंपनी बन बैठी थी। अब इसी के बाद एक और संधि होती है जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1765 ईस्वी में। ठीक है, 1765 ईस्वी में। तो 1765 ईस्वी में जो शासन चल रहा था, जो मुगल वंश का शासक रहा था वो रहा था शाह आलम। तो मुगल वंश का इस समय जो शासक रहा था वो रहा था शाह आलम। ठीक, तो शाह आलम क्या करता है, शाह आलम अंग्रेजों को या फिर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर देता है। ठीक है, शाह आलम क्या करता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर देता है। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर देता है शाह आलम, किसको, कंपनी को। अब जब यह कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर देता है तो कंपनी क्या करती है, उन क्षेत्रों में यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में मालगुजारी करती है और वहाँ के प्रशासन को संभालती है। तो इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भी जो वास्तविक शासक बन बैठती है वो कंपनी बन बैठती है। और यह जो होता है वो इलाहाबाद की संधि के पश्चात होता है, जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में हुई थी। और यह संधि किसके बीच हुई थी, यह जो संधि हुई थी वो शाह आलम के बीच और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, शाह आलम और अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई थी। तो 1600 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक जितनी भी घटनाएं हमारे आधुनिक इतिहास में या संविधान के उपलक्ष्य में हुई वह सभी घटनाएं मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो इसके अगले लेक्चर में हम जानेंगे 1765 ईस्वी से 1858 ईस्वी के समय काल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।